आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के ट्यूटोरियल्स। तो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए। तकरीबन 20 क्वेश्चंस थे तो जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया था और कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने सोचा है कि मैं ट्यूटोरियल बना देता हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी वो है क्वेश्चन नंबर 3.6। तो क्वेश्चन नंबर 3.6 में वो कह रहा है कि शो दैट देयर आर नो वैल्यूज़ ऑफ सी सच दैट फंक्शन सी ओवर एक्स कैन सर्व एज द वैल्यूज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो कह रहा है कि सी एज ये प्रूव करना है हमने कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन सर्व नहीं कर सकता। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है, हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हमने इसको ये प्रूव करना है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था जो बेसिक थ्योरम्स थे प्रोबेबिलिटी के, जो बेसिक पोस्टुलेट्स थे, उसमें से जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि जो फंक्शन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो बट इट शुड बी पॉजिटिव। और जो हमारा दूसरा पोस्टुलेट था, ये जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, ये हम सेमेस्टर 1 से करते हुए आ रहे हैं, वो ये था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़। हम ये फैक्ट पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स पी ऑफ एक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ही वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इसको इस तरीके से शो करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा डोमेन, एंड यहाँ पर जो होती है हमारी रेंज, यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, या यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ भी लिखते होते हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो हमारा दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स 1 समेशन ऑफ द फंक्शन एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन इक्वल्स 1। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सब का अगर सम किया जाए तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे दो पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, अब यही तो पोस्टुलेट्स हमने इसके ऊपर लगाने हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डिसप्रूव हो जाए, यानी ये वाला डिसप्रूव हो जाए या ये वाला डिसप्रूव हो जाए, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसप्रूव हो जाएगा और ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो हमें मालूम है कि जो हमारा फंक्शन है वो है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फंक्शन है हमारा सी ऑफ एक्स। हम इसके ऊपर लगाएंगे समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स समेशन सी ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सी हमारे पास कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा हमारे पास बाहर, हमारे पास इधर रह जाएगा 1/x। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी हम करेंगे एक्सपेंशन, इसको हम करेंगे एक्सपेंड, समेशन नोटेशन की एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाएगा 1/1, यानी x की जगह हम 1 पुट करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे प्लस 1/2 पुट करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे प्लस 1/3 पुट करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे प्लस 1/4 पुट करेंगे, और इस तरीके से ये चलती रहेगी, क्योंकि हमारा जो डोमेन है, हमारी जो डोमेन है वो है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जैसे आपको मालूम है ना, हमने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं या हमने अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, ये हार्मोनिक सीरीज़ है। ये हार्मोनिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़।
ये है हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है। ये हार्मोनिक सीरीज़ है और हम सबको मालूम है कि सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज़ जो है, सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज़, जो सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज़ है, ये देखें, एक तो ये सीरीज़ जो है वो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट। हमने अपने शायद सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज़ के, कि जो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ इक्वल्स इन्फिनिटी, यानी जो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ होते हैं, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ इक्वल्स इन्फिनिटी, यानी जो इन्फिनाइट सीरीज़ का सम होता है वो भी एक इन्फिनिटी होता है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 आप करते चले जाएं तो वो भी इन्फिनिटी आएगा। इसी तरीके से ये हार्मोनिक सीरीज़ का जो सम है ये भी इन्फिनिटी होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, c इंटू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था कि सम बराबर होना चाहिए 1 के, तो यहाँ पर तो सम 1 आया नहीं, यहाँ पर तो आ गया हमारे पास इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसका जो सम है, इसका जो सम है वो बराबर है इन्फिनिटी के, 1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इस तरीके से हमने इसको प्रूफ करना था। बस हार्मोनिक सीरीज़ का जो सम है वो हमें मालूम था कि अगर वो इन्फिनाइट डोमेन पे एक्सपेंड कर रहा है, इन्फिनाइट डोमेन पे, हार्मोनिक सीरीज़ का सम अगर इन्फिनाइट डोमेन पे एक्सपेंड कर रहा है तो वो खुद भी उसका सम इन्फिनिटी होगा। तो यह हमारे पास सम इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि सेकंड पोस्टुलेट के बराबर नहीं है, ये सेकंड पोस्टुलेट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि 1 होना चाहिए, ये इन्फिनिटी हमारे सम दे रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बस इसका ये आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है हमें क्यूमुलेटिव फंक्शन दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी दी हुई हमें, यानी सी डी एफ दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है हमें, और हमें कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6 की। हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम CDF की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखें, जो CDF है फंक्शन ऑफ x, वो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो है अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3, क्योंकि वो इस रेंज में फॉल करता है, ठीक है। अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा 1/3। अगर यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तब भी आंसर आएगा हमारे पास 1/3, क्योंकि वो इस रेंज में फॉल करता है। अब हम अगर x की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। इसी तरह अगर हम x की जगह पुट करते हैं अपना 9 पुट करते हैं इधर, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/6। ये थी इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन की। अब इस से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये होगा 2 < x, इसका फॉर्मूला है देखें x माइनस 2, इसकी क्या डेंसिटी का फंक्शन था f(6) में, देखें 6 यहाँ है 5/6, 5/6। अगर हम यहाँ पर रखें 6 तो ये आ जाएगा 5/6, इस रेंज में फॉल करता है। माइनस जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये किस रेंज में,
ये है इस वाली रेंज में, यानी ये आ जाएगा 1/3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड आउट करना है हमें प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स 4। तो इसका भी सीधा सा फॉर्मूला, 4 क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एट 4 लेस क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एट 3, 1/2 लेस 1/3 इक्वल्स 1/6। ये एक आंसर आ गया हमारे पास, और एक ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आप इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। अब पार्ट सी में देखें क्या कह रहा है। पार्ट सी में वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कह रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालना है, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालना है। इसमें वो ये नहीं कह रहा कि हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है, वो कह रहा है सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, पी ऑफ एक्स, यानी हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक थ्योरम था, शायद आप लोग ने इससे पीछे वाले पेज में था, आपने शायद पढ़ा हो, ये थ्योरम है एफ एक्स आई इक्वल्स क्यूमुलेटिव फंक्शन एक्स आई माइनस क्यूमुलेटिव फंक्शन एट एक्स आई माइनस 1, ये थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम के तहत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी फाइंड आउट हो सकती है बआसानी। अब हमने इस पूरे फंक्शन की जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है पूरे फंक्शन का। अब अगर हम देखें तो फंक्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, फंक्शन शुरू हो रहा है 1 से, जो इसकी डोमेन है, डोमेन वैल्यूज़ वो शुरू हो रही हैं 1 से और फिर वो जा रही हैं 10 तक, यानी 1 to 10, ये है इसकी डोमेन। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मैं चंद वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, पहले मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 0, हम 0 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, वो तो आप सबको पता है 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 0 है, लेस देन 1 से 0 वैल्यू है। फिर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यू 1 के लिए। ठीक है, अब इसका आप देखें एक्स आई, तो एक्स आई यहाँ पर हम रखेंगे 1, वो क्या कह रहा है, एक्स आई एथ माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाना है। तो क्या वैल्यू निकल आएगी इसकी, 1/3 माइनस 0 इक्वल्स 1/3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ 6 की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि 6 इसकी रेंज में आता है ना, 6 इसी की डोमेन की रेंज में है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, देखें आई की जगह हम रखेंगे, यानी एक्स आई की जगह रखेंगे 6 माइनस, और फिर 6 माइनस 1 5, और फिर उस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ 6 था हमारे पास 5/6, और एफ ऑफ 5 था हमारे इस रेंज में था 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फ्रॉम एफ ऑफ 1 टू एफ ऑफ 10 तक हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है सारी। ठीक है, मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सिर्फ मैंने एफ ऑफ 1 की निकाली और एफ ऑफ 6 की निकाली है, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। बाकी आप इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, जो भी उसका डोमेन है, हमें इसकी रेंज की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, रेंज हमने रेंज निकालनी है। ठीक है, चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है, जो कि है ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स c/√x, और ये हमें इसकी दी हुई है डोमेन। ठीक है,
ये हमें दे दी है उसकी डोमेन। सी है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, और यही इसका पहला पार्ट है। वो कह रहे हैं कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कैसे फाइंड आउट होगी? हमने बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़े थे इसके, जो कि पहला पोस्टुलेट ये था कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एक तो ये था। दूसरा हमने जो पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं अगर उन सब का सम कर दिया जाए तो वो बराबर होती हैं 1 के। ये है डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो कंटिन्यूस के लिए अगर हम उनको सम कर दें सबको, प्रोबेबिलिटीज़ की तमाम वैल्यूज़ को, तो वो भी बराबर हो जाएंगी 1 के लिए, 1 हो जाएंगी। तो हम इसी पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स सी अंडर रूट ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मालूम है 0 to 4, लिमिट्स हमें दे दी हैं। ये हो जाएगा जो क्यूमुलेटिव बन जाएगा, और हमें मालूम है इसका सम क्या है, इसका सम हो जाएगा ये 1, और ठीक है c/x। फिर हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो मैं अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो आपको आते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। इस तरीके से ही आ जाए, इंटीग्रेट करके आ जाएंगी वैल्यूज़। तो इस तरीके से हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें फंक्शन में 1/x अंडर रूट ऑफ x 1/4 अंडर रूट ऑफ x, ये था असल फंक्शन जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब है इसका पार्ट बी। पार्ट बी भी इंतहाई थोड़ा सा इजी है। देखें वो क्या कह रहा है पार्ट बी में। वो कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन 1/4 की। हम सीधी सीधी इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 0 1 to 4 लिमिट्स अप्लाई करेंगे और dx। हमने जो अभी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी 1/4 अंडर रूट एक्स, ये डायरेक्ट पुट करेंगे इसके साथ, ये पूरा फंक्शन पुट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, dx। और इस तरीके से आप आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के भी बेसिक पार्ट्स मैं नहीं कर रहा है ना, स्टेप्स मैं नहीं कर रहा, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इसका जो पार्ट सी है उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये देखें, इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है। हमारी जो रेंज है वो है 0 to 4 की रेंज है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये 1 ये 2 एंड ये 3। वो कह रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रेटर देन 1 की, यानी हमने ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। ये वाला जो पार्ट है पूरा, हमने ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी है, इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी है सम, वो है 1, हमें मालूम है वो 1 होती है, ठीक है। हम उसमें से ये वाली जो चीज़ है, ये वाली प्रोबेबिलिटी लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इस पूरी प्रोबेबिलिटी में से जो 1 है, जब सम पूरा 1 होता है, उसमें से ये वाली चीज़ हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम ऐसे करते हैं, ग्रेटर देन 1 इक्वल्स 1 माइनस
लेस देन 1, बस इस तरीके से करेंगे हम। और इसमें हम 1 माइनस अपनी जो भी लिमिट्स हैं वो अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 1 एंड फंक्शन इधर पुट करेंगे अपना, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, 1 से माइनस करेंगे और हमारे पास x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। चलें अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 से ही कनेक्टेड है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 में कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब वो कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे अपने इस फंक्शन में और हम फाइंड आउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस सवाल में वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये क्या है? ये है यानी डेंसिटी फंक्शन भी इसको हम कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन। एंड सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो ये है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डेंसिटी फंक्शन और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि हमने जो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हम नाम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि शायद वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो तो दिया हुआ है, अब जो दिया हुआ है उसको हम क्या फाइंड आउट करें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ अ शॉर्ट फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो तीनों चीज़ें ये सिनोनिम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। जब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें दी हुई होगी ना, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी का अल्फाज उसके अंदर ज़रूर ऐड करेगा। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि अभी हमने गिवन है, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ, जो कि वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, हमें मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस चीज़ को कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, हम अपने पिछले थ्योरम में स्टडी कर चुके हैं। जो थ्योरम था, हमने थ्योरम पीछे ही बुक में गिवन है, मुझे उम्मीद है आप सब ने रीडिंग की होगी। ठीक है, क्योंकि साथ साथ लेकर चल रहे हैं हम अपने कोर्स को, आप लोग बुक की भी रीडिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि x लेस देन x बराबर होता है x लेस देन और इक्वल्स टू x के। ठीक है, जो कि बराबर होता है f ऑफ x के। ये हमारा थ्योरम था। ठीक है, ये शो करता है डेंसिटी फंक्शन को, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। क्यूमुलेटिव मींस कि हम पाइल अप करते जा रहे हैं, ऐड अप करते जा रहे हैं। समेशन, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है यहाँ पर समेशन। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। अगर आप इस पर गौर करें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने इधर फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। यहाँ पर जो मेन अल्फाज गौर करने का वो है फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर तो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर, यानी ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हों वेरिएबल्स। हमने कोई न्यूमेरिकल फाइंड आउट नहीं करनी, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी हमने, जो कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है। फंक्शन इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है। फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं हमारे अपने वेरिएबल्स। तो इस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रोसीजर होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ये हमने अपने मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। चेंज ऑफ क्या आपको बताता हूँ, मैं अभी भूल गया। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस करते वक्त हमने ये पढ़ा था, चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हम वो कैसे करते हैं आप देखें ज़रा। हम अपना पहले लिखेंगे थ्योरम, थ्योरम को स्टेट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था, यहाँ पर फंक्शन y में था या x में था। ठीक है, मैंने अभी y लिख दिया। जो यहाँ पर हमारा फंक्शन था x में, हम उसको चेंज कर देंगे इन t में, हम उसको ले आएंगे अपनी t की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर वापस x भी कर लें, क्योंकि फंक्शन हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था x में। ठीक है, हम इस फंक्शन को ले आएंगे t में और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
टी। अब चूँकि हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी मौजूद हों, हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, तो हमने इसकी जो लिमिट्स है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके अंदर हमने वेरिएबल्स रखने हैं। कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं रखेंगे हम कि यहाँ पर हम 0 रख देंगे और यहाँ पर 4 रख देंगे, तो फिर तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास तो सम आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे 0 to x, ताकि हमारे पास एक फ़ंक्शन आ जाए, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना आए, हमारे पास आए फंक्शन। फंक्शन शुरू होता है 0 से, तो हमने यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी, लोअर वैल्यू 0, और ये जा रहा है 4 तक, तो हमने 4 की जगह रख दिया x, ताकि हमारे पास फंक्शन आ जाए। अब हम इसको करेंगे अपना इंटीग्रेट 0 to x c/√t। ठीक है, अब हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा t। हम c की वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं अपने, जो थी 1/4 थी। ठीक है, हम उसको यहाँ पर रखेंगे 1/4 √t dt। अब हम इसको करेंगे अपना इंटीग्रेट। देखें, मैं डायरेक्ट स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग इसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, t y 0, तो फिर ये आ जाएगी। अब जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने जो चेंज ऑफ वेरिएबल किया था, सॉरी एक तो मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पर x था। ठीक है, फंक्शन ऑफ y, f ऑफ y, असल में याद आ गया मुझे। तो यहाँ पर हम रख देंगे, अब अपनी वैल्यू रख देंगे x माइनस √0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c√x, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर जो c की वैल्यू थी वो पहले से चलती हुई आ रही थी हमारे पास, जो कि थी 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास √x/2। ये आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। आप चाहें तो c की वैल्यू रख कर भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या c की वैल्यू को ऐसे रहने दें, पहले पूरा इंटीग्रेट कर लें, उसके बाद आप c की वैल्यू लगा दें। इसमें इतनी कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। असल जो थी बात वो ये थी कि हमने करना था चेंज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हमें चाहिए था फंक्शन। अगर देखें, अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी होती 0 to 4, और यहाँ पर हमने अपना फंक्शन रख दिया होता c/x, और हम उसको dx से करते, उसके बाद हमारी जो c की वैल्यू थी वो थी 1/4 dx। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती 1। ये तो एरिया आ जाता, पूरा एरिया अंडर द कर्व, यानी जो समेशन है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास। ये फंक्शन तो नहीं है ना, ये फंक्शन तो नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन तो नहीं है। इसलिए फंक्शन के अंदर तो वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने इसकी लिमिट्स में रखना था वेरिएबल। ठीक है, ये हमने एक चीज़ इधर की, हमने वेरिएबल रखा। अब जब हमने इसकी लिमिट में x रख दिया, तो जाहिर सी बात है हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने यहाँ पर फंक्शन को वक्ती तौर पे x की जगह हमने t लगा दिया। ठीक है, अब बाद में जब हमने यहाँ पर t, हमारा काम कंप्लीट हो गया, जब t का काम कंप्लीट हो गया तो हमने t को हटा के वापस जो हमारी लिमिट थी, अपर लिमिट x लगा दी, लोअर लिमिट 0 थी, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा फंक्शन है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है चेंज ऑफ वेरिएबल के थ्रू। चलें, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 इस चैप्टर का, यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट्स का जो है वो मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब ने जो अटेम्प्ट करना है इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमें एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है उसने। एक तो उसने हमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कोई आम फंक्शन का नहीं है, बल्कि ये एक पीस वाइज फंक्शन का है। पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में उसने हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और वो ये कह रहा है कि इसका हमने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमने फाइंड करना है। फाइंड
द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स फाइंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसने हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और वो भी पीस वाइज फंक्शन का। एक तो ये पीस वाइज फंक्शन है, और दूसरा अगर आप इसमें देखें 0 to 1 एंड देन 2 to 4 डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये। पीस वाइज फंक्शन प्लस डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये, ठीक है। ये इसने हमें दिया हुआ है PDF। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने इसकी फंक्शन कैलकुलेट करनी है। हमने कोई इसका एरिया या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमने फंक्शन कैलकुलेट करना है। और फंक्शन के अंदर जो है वो वेरिएबल्स भी आते हैं। हम सबको मालूम है कि फंक्शन किस तरीके का होता है। फंक्शन लाइक 2x + 3y, ठीक है, इसी तरीके का होता है ना। इनके अंदर वेरिएबल्स भी आते हैं। हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, लाइक 5 और जो भी है 1 या 1/4, इस तरीके की हमने वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी, हमने ये फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हम अपना वही जो पुराना हमने चीज़ की थी, चेंज ऑफ वेरिएबल, हम इसके अंदर अपना यही करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल। और बारी बारी पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका हम फाइंड आउट करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे इस डोमेन के लिए, और फिर हम करेंगे इस डोमेन के लिए। अगर हम इसकी डोमेन देखें, आप ये देखें डोमेन को, अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें डोमेन का, तो डोमेन कैसी है, डोमेन 0 to 1, ठीक है। ये तो ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक खाली है, कुछ भी नहीं है। फिर 2 से लेकर 4 तक ये दिया हुआ है, लेकिन जो बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू है, यानी इंटरमीडिएट ये नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो पहले हम इसके लिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर इसके लिए करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद वो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 0 to x। हम यहाँ पर रखेंगे x, याद रखिएगा x आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर फंक्शन हो जाएगा 1/t। हम t भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू t इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास t/3 0x/3। ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीस वाइज का पहले पार्ट का, ठीक है, पहले पार्ट का। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, तो उसमें भी यही है। थ्योरम। अब देखें कहाँ से शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे इसको यहाँ से, लिखेंगे 0 to 1, 0 to 1 फंक्शन इन t इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 0 to 1 हो गया था। अब लिखेंगे यहाँ पर हम 2 to x फंक्शन इन t इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए, पीस वाइज फंक्शन के सेकंड पार्ट के लिए। जो पीस वाइज फंक्शन का पहला पार्ट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये रहा। अब जो दूसरा पार्ट है पीस वाइज फंक्शन का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। पहले 0 to 1, क्योंकि ये है समेशन। हम सबको मालूम है जो समेशन होती है वो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। समेशन के अंदर पहले जो था हमने सिर्फ ये वाली कैलकुलेट करनी थी। अब ये जो है इसके अंदर ये वाली तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, ठीक है। 2 से 4 जो कि इससे कैलकुलेट होगा, ठीक है। 2 से 4 ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस ठीक है, प्लस हमने ये वाली भी इसके अंदर डालनी है, ठीक है। अलग अलग कैलकुलेट करनी है। अब आगे इसको हम करेंगे सॉल्व। 1/3
विद रिस्पेक्ट टू ये इजी है बिल्कुल, आपको आराम से कर सकते हैं। यहाँ से तो फिर बिल्कुल ही इजी हो जाता है। हम सबको मालूम है जब t की जगह 1 रखेंगे तो फिर 1/3 आ जाना है, प्लस x/3 माइनस 2/3 and then we simplify it, we get our answer x minus 1/3। ये आ गया हमारा दूसरा पार्ट, पीस वाइज फंक्शन का दूसरा पार्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास f ऑफ x, यहाँ पर भी ये है हमारे पास f ऑफ x। अब आप देखें ये जो फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है ये सिर्फ काम करता है इस रेंज के ऊपर, 0 to 1 के ऊपर। देखें आप, अगर आप 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है, हमें पता था कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। अगर हम 1 डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। अगर हमने 2 डाल दिया या हमने 4 डाल दिया, देखें अगर हमने 4 डाल दिया तो फिर तो ग्रेटर देन 1 हो जाना है, ठीक है, क्योंकि एक तो 2 इसमें ला ही नहीं करता, 2 तो है ही नहीं इसके अंदर सिर्फ 0 to 1 है। अगर हमने इसके अंदर 4 डाल दिया तो फिर ये जो है ये ग्रेटर देन 1 हो जाना है, क्योंकि 4 तो हम डाल ही नहीं सकते। मैं आपको एक ऐसे हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये काम करता है पूरे 2 से 4 के लिए काम करता है, ठीक है। ये इसके लिए काम नहीं करेगा, ये इसके लिए काम करेगा, ये इस वाली रेंज के लिए काम नहीं करेगा। वो कैसे, आप देखें ज़रा। अगर हमने 1 डाला इधर x की जगह तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 / 3 आंसर क्या आता है 0, जो कि प्रोबेबिलिटी होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इधर है 1/3, ठीक है। अगर हमारी इधर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो इधर हमारे पास जो आंसर है वो है 3 है, देखें 1/3, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये इस रेंज के लिए काम करता है और ये इस रेंज के लिए काम करता है, इसलिए हमें पीस वाइज फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें ही वो कह रहा था कि स्केच द ग्राफ्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी स्केच द ग्राफ्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये रहे ग्राफ्स हमारे मौजूद हैं। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ। देखें ये है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। पहली तो उसमें हमें जो रेंज दी थी वो दी थी 0 to 1, ठीक है, ये रहा उसका ग्राफ। और फिर उसमें हमें दूसरी रेंज दी थी, वो दी थी हमें उसने 2 से 4, ये रहा इसका ग्राफ 2 से 4 एंड 0 to 1। और प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी 1/3, ठीक है, 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी थी। ये इसका ग्राफ है जो इसकी रेंज है x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और ये इसका ग्राफ है जो रेंज है x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। और प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3, दोनों रेंजेस यानी दोनों डोमेन्स की, यानी 1/3 = 0.33। ये हमारे पास एक तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन 1 से लेकर 2 तक, ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूटी अकर हो जाती है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी अकर हो जाती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी अकर्स, ठीक है। और फिर उसने कहा था कि फाइंड स्केच द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारा ये रहा। पहले तो 0 to 0, यहाँ पर असल में मेरे पास स्पेस नहीं थी तो यहाँ पर है 0.33, ठीक है, फ्रॉम x 0 to 1 0.33 प्रोबेबिलिटी है इसके लिए। उसके बाद जो हमारा ग्राफ है CDF का x 2 to 4 ऐसा इंक्रीज़ करता चला जाएगा। आप जैसे जैसे वैल्यूज रखते चले जाएंगे, हमारी क्या वैल्यूज़ आई थी यहाँ पर, हमारा ये आया था x - 3/3, ये हमारा फंक्शन आया था ना, x - 3/3। और हमारा जो डोमेन है वो थी इसमें 2, ये हमारी डोमेन है। पहले हम रखेंगे इसमें 2, तो 2 - 1 1
यानी ये आ जाएगी 3, ठीक है। फिर हम रखेंगे इसके अंदर 3, 3 - 1 2, तो आ जाएगा हमारे पास ये। फिर हम रखेंगे 4 x की जगह 4 - 1, फिर ये आ जाएगा 3/3 मीन्स 1, ठीक है। 1/3 तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, 0.33 की वैल्यू प्लॉट कर दी। फिर 2/3 जो कि थी किसके लिए थी, 3 के लिए, ये देखें 2/3 की वैल्यू फिर हमने प्लॉट कर दी यहाँ पर 0.66। उसके बाद 1 जो कि थी इसके लिए, 4 के लिए, हमने ये वैल्यू प्लॉट कर दी यहाँ पर इस तरीके से। और इसके बाद इसका तो कोई आगे है ही नहीं, डोमेन ही नहीं है, तो बस ये इसका ग्राफ बनना था। एल्सवेयर जो है अगर कहीं और वैल्यू आएगी तो वो होगी 0, एल्सवेयर 0, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्सवेयर 0। तो ये था हमारा पीस वाइज फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा, अगर आप फॉर्मली इसको एग्ज़ाम में लिखना चाहें फॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ पीस वाइज फंक्शन, जैसे हमने ये था ना हमारा फंक्शन PDF, इसी तरीके से अगर आप CDF भी लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा CDF, और हम ये लिखेंगे, पहले हमारा आया था इधर x/3, इसकी रेंज क्या थी, सॉरी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन थी ये, ठीक है। फिर हमारा आया था x - 1/3, फिर हम इसको लिखेंगे x - 1/3, इसकी हमारी डोमेन क्या थी, हमारी डोमेन थी ये x > 0 एंड <4। और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड एल्सवेयर। तो ये फॉर्मली आप लिख सकते हैं एग्जाम फाइनल आंसर। ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जब आंसर हमें क्वेश्चन इस सूरत में दिया हुआ था पीस वाइज फंक्शन में, तो हम आंसर भी पीस वाइज फंक्शन में ही लिखेंगे। ये इसका आंसर है, इसकी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, आपके सामने हैं, और ये हमारा इसका ग्राफ है। अब हम आगे जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 की तरह बिल्कुल मतलब सेम 100%, बस एक नया फंक्शन है, लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि फिर हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 38 पे। जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्वेश्चन नंबर 37 पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 37 को बहुत जल्दी सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसी की तरीके का था। लेकिन उससे ग्राफ्स आप खुद बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे ग्रुप पे, ताकि मैं देखूँ कि ग्राफ्स आपको बनाने आए हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत जल्दी से सॉल्व करूँगा, फिर मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारा पीस वाइज फंक्शन है। इट्स ए पीस वाइज फंक्शन। पहले हम सिंपल फंक्शंस को PDF में CDF में कन्वर्ट करते हुए आए थे। हमने PDF फंक्शन को CDF फंक्शन में कन्वर्ट किया था। सिंपल फंक्शन था जो आपको याद होगा, C/√x वाला। और अब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। अब हमने इनको PDF से CDF में कन्वर्ट करना है, जो कि हम अभी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। असल में मेरा मकसद है क्वेश्चन नंबर 38 करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 38 की ही कंटिन्यूएशन है, और क्वेश्चन नंबर 36 पर डिपेंडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इसको जल्दी करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 से आसान है, जो कि हमने अभी किया था, और बिल्कुल उसी की तरह है, बस फंक्शन चेंज है। तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ, आप देख लें इसके स्टेप्स किस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, यानी CDF हमने निकालना है, PDF हमें गिवन है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएं ताकि कोई मिस ना हो जाए। चेंज ऑफ वेरिएबल होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल, फंक्शन है हमारे पास इधर, फंक्शन जो हमें दिया हुआ है x मीन्स इधर हम लिख देंगे t, हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने जो पीस वाइज फंक्शन का हमारे पास दूसरा पार्ट है, हमने उसको करना है कैलकुलेट।
वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। चेंज ऑफ वेरिएबल आ जाएगा इधर। इधर हमारे पास आ जाएगा टी डी टी। देखें, इसका ख्याल रखिएगा, जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे तो फिर हम इधर टी लिखेंगे, क्योंकि एक्स हमारे पास आ चुका है लिमिट में। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। ठीक है, इसका हम अब फॉर्मली लिख देते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, लिखा था फॉर्मली। जैसे हमारे पास ये फॉर्मल फंक्शन गिवन था, उसी तरीके से हम इसको फॉर्मली भी लिख सकते हैं। रेंज, इसके बाद ये वाला फंक्शन, इसकी रेंज और 0 फॉर एल्सवेयर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और इसके ग्राफ्स आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 में हमने अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ का हमने फाइंड आउट किया था सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 38 में वो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज़ ग्रेटर देन 0.8 बट लेस देन 1.2 यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो पीडीएफ यूज़ करते हुए, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज़ करते हुए, और फिर इसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो सीडीएफ यूज़ करते हुए, यानी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन यूज़ करते हुए। पहले इस वाले फंक्शन को यूज़ करो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, और फिर इस वाले फंक्शन को यूज़ करो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, पहले तो हम इनकी देख लेते हैं डोमेन्स। ठीक है, अगर हम इनकी डोमेन देखें तो वो है 0 to 1। ठीक है, उसके बाद 1 से है 2 तक, चलें ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वो कह रहा है फ्रॉम 0.8 to 1.2। उसने एक हमारे लिए मुसीबत कर दी, वो कह रहा है 0.8 से लेकर आप फाइंड आउट करें 1.2 तक, ये वाली हमने फाइंड आउट करनी है। यानी जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो वो इस वाली डोमेन में लाई कर रही है, वो इसके डोमेन में लाई कर रही है। ठीक है, और वो इस वाले डोमेन में भी लाई कर रही है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें आप। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी पीस वाइज की आप देखें। अगर सिंपल होता तो सिंपल तो हम इसको कर देते, इंटीग्रेट कर देते, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आधी प्रोबेबिलिटी इस वाले डोमेन में लाई कर रही है और आधी प्रोबेबिलिटी इस वाले डोमेन में लाई कर रही है। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 0.8 to 1.2
फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.821 0.821 क्योंकि ये है 0.8, हम पहले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर लिखेंगे प्लस क्योंकि अब हमारी डोमेन चेंज हो रही है, और फिर क्या करेंगे हम जाएंगे 1 से लेकर 1.2 तक, 1 to 1.2 तक, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना फंक्शन डी एक्स, फिर हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक्स डी एक्स 1.2 2 माइनस एक्स जो कि ये रहा 2 माइनस एक्स, ठीक है। डी एक्स मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास आंसर 0.36 आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा अपना कैलकुलेटर में, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करो। एक तो हमने अभी कैलकुलेट की थ्रू PDF, अब वो कह रहे हैं अब आप कैलकुलेट करें CDF, ठीक है। अब CDF के थ्रू तो बेइंतहा आसान है क्योंकि हमने पहले जो इतनी मुश्किल उठा ली है, ये सारी मुश्किल उठा ली है, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये वाली चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ ये हम इधर अपनी कर चुके हैं, और जब हमारे पास CDF का फंक्शन आ गया तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे बस। बस ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू, ये वाला जो फंक्शन था वो ये था, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे -2/2, और इसका जो फंक्शन था x² ओवर 2, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम आंसर आ गया, चाहे हम PDF से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें या CDF से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, आंसर तो सेम आना है। देखें, अगर हमारे पास एक तो ये था, अगर उसने कहा हुआ होता कि आप 0.8 तक कैलकुलेट करें, लाइक 0.5 से लेकर, ये हमारा जो पहली डोमेन है, उसने कहा होता है कि अगर आप 0.5 से लेकर 0.8 तक कैलकुलेट करें, फ्रॉम 0.5 to 0.8, तो फिर हम इधर ये वाले इस वाले फंक्शन को ना लिखते, हम हमारे लिए सिर्फ ये वाला फंक्शन काफ़ी था, ठीक है। ये वाला फंक्शन काफ़ी था, हम इस वाले फंक्शन को ना लेते अपने पीसवाइज फंक्शन को इस प्रोबेबिलिटी की इस वाली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर उसने कहा होता कि आप कैलकुलेट करें फ्रॉम 0.5 to 0.8, अगर उसने कहा होता, लेकिन उसने इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया कि आधी प्रोबेबिलिटी हमारी इसमें लाई कर रही है और आधी प्रोबेबिलिटी हमारी इसमें लाई कर रही है, इसलिए हमने दोनों पार्ट लेने हैं पीसवाइज के फंक्शन को, और उसमें बीच में लगाना है एडिशन। जो पहली की डोमेन है, यानी जो पहले की रेंज है, वो है 0 से लेकर 1 तक, इसलिए ये 1 से आगे नहीं जा सकता, तो हम लोअर लिमिट अपनी लिखेंगे 0.8 और फिर 1, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1.2, और फिर इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें तो कुछ नहीं कर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने कहा था कि आपने ग्राफ बनाकर भेजने, वो आप भेजिएगा।